हेलो स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे सीबीएसई के। ठीक है। इसको मैं कुछ पार्ट्स में कवर करूँगा, तो हम उन पार्ट्स को देखेंगे। तो आज मैं पार्ट फर्स्ट सॉल्व करूँगा, जिसमें मैं इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूँगा। एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके अच्छे मार्क्स के लिए, और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। ठीक है। तो टाइम बहुत कम है हमारे पास बोर्ड्स के लिए, हम इन पेपर्स को करेंगे। इसके आगे भी हम बहुत सारे पेपर सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है या आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो आप उसको बताइएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो पार्ट फर्स्ट में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब एमसीक्यू सेक्शन में हमारे पास सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, सभी एक एक नंबर के होते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है? द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, आप ध्यान से देखिएगा, पी एक्स पासेस थ्रू -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। हमें बताने हैं जीरोस क्या होंगे उस पॉलिनोमियल के। ठीक है। अब इससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो हमारे जीरोस होते हैं वो एक्स एक्सिस को कट करते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसके ग्राफ को बनाएं, तो जो हम सबसे पहले देख रहे हैं -6, 0, तो -6, 0 क्या होगा हमारा? ये हमारा नेगेटिव साइड्स में होगा एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्स के ओरिजिन इस साइड पॉजिटिव साइड होती है, इस साइड नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव साइड में बनेगा 6, 0। ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे कट भी कर रहा है, जो कि हमें चाहिए होता है जीरो में। सेकंड 0, -30 है। अब 0, -30 का होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा, जो कि हमारा नीचे की तरफ आएगा कहीं पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू -30 है, तो 0, -30 यहाँ नीचे बनेगा। थर्ड है, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू -20 है, तो 4 यहाँ पे होगा लगभग कहीं, और -20 यहाँ कहीं हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा ये हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है। 4, -20, और लास्ट है 6, 0, तो ये हमारा पॉजिटिव पे ही होगा एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा हमारा 6, 0। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से जैसे जाएगा भी। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है? एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसके जीरोस यही हो जाएंगे जो एक्स की वैल्यूज है। तो हमारी एक वैल्यू मिली -6 और एक वैल्यू मिली 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -6, 6। आपको देख लेना है एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट कट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं, हमेशा देखना एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होंगे वो होते हैं हमारे x, 0। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन से भी कर सकते थे। ओके, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आपको जीरोस निकालने होते हैं तो आपको बस क्या करना होता है? चेक करना होता है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करे। ठीक है। तो आगे से आप ध्यान रखना, एक्स एक्सिस अगर जब भी आपसे जीरोस पूछेगा तो देख लेना एक्स एक्सिस कहाँ है। ऑप्शन से अगर आपको पता चल रहा है तो एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं x, 0, मतलब x होना चाहिए, y 0 होना चाहिए। इसमें है, इसमें x ही 0 हो गया तो ये नहीं है। इसमें एक्स और वाई है, दोनों नहीं, मतलब दोनों नहीं चाहिए। और इसमें भी एक्स है, वाई 0 है, तो आपके यही दोनों हमारे 0 बनेंगे। और इसमें से एक्स की वैल्यू उठा लेना। तो पहली वैल्यू है -6 और दूसरी वैल्यू है 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप किसी भी तरीके से इसको करके देख सकते हैं। ठीक है। अब ग्राफ में है तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन find the value of k for equation 3x minus ky equal to 7, 6x plus 10y equal to 3 is inconsistent। अब inconsistent जो होता है हमारा, अब inconsistent आपको ध्यान रखना है, ये हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। अब ये होती कौन सी कंडीशन है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आपको ये ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन हमारी जो होती है उसकी कंडीशन ये होती है, उसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो पुट कर देते हैं a1 और a2 की वैल्यू। अब a1 ये आगे वाली वैल्यू है 3/a2 है हमारा 6 इक्वल टू, ये हमारी b1 की वैल्यू है जो कि है -k, साइन को जरूर लिखना। ठीक है, y से पहले जो वैल्यू होगी वो b की होगी, और b2 की वैल्यू है 10, और लास्ट में नॉट इक्वल टू 7 इधर आके -7 बनेगा, और +3 इधर आके -3 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 3x - ky प्लस 7 इधर आके -7 होता है इक्वल टू 0। ऐसे ये हो जाती है 6x प्लस 10y -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने वैल्यू उठा ली a1 और a2 की, b1 और b2 की। ठीक है, और c1 c2 लास्ट में। अब जो हमारे इक्वल है इनको हम कंपेयर कर लेंगे। तो 3/6 को हमें कंपेयर कर लेना है -k/10 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यहाँ 3 के पास चला जाएगा और 6 यहाँ नीचे है। ठीक है,
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो माइनस माइनस साइन यहाँ से उठ के इसको मिल जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, क्योंकि डिवाइड में जाएगा, साइन चेंज नहीं होता यहाँ पे। तो हमारा k की वैल्यू -5 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसमें क्या रखा है कि कौन सा नहीं सही होगा। अब सही नहीं चुनना है, कई बच्चे जल्दीबाजी में गलत चुन सकते हैं, आपको नहीं गलत वाले को चुनना है, मतलब वो गलत होना चाहिए। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, अ नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अब किसी भी पॉइंट पे हम सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारे दो पॉइंट को कट करती लाइन, उसको सेकंड बोलते हैं। अब मैं कितनी भी सेकंड बना सकता हूँ, ठीक है, बस वो सर्कल के अंदर दो पॉइंट को कट करना चाहिए, क्योंकि सर्कल हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है। तो हम अगर हम बनाए तो बहुत सारी सेकंड बना सकते हैं, नंबर ऑफ सेकंड बना सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, वन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब किसी सर्कल पर एक पॉइंट पर, एनी पॉइंट बोल रहा है, एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे टच टच करती है लाइन, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, एक टेंजेंट, ठीक है, एक पॉइंट से, हमेशा याद रखना। तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट, और एक सर्कल पे कितनी हो सकती है, उससे तो इनफाइनाइट हो सकती है। एक पॉइंट पे लेकिन एक ही हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, एक पॉइंट की बात कर रहा है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। अब सर्कल पे किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखना, सर्कल के अंदर दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। अगर आपसे पूछता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो हमारी डायमीटर होती है, क्योंकि सबसे बड़ी लाइन हमारी डायमीटर ही होती है, जो सेंटर से होकर जाती है, ठीक है, बाकी तो छोटी होती है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें गलत वाले को चुनना था, तो चौथा ही गलत होगा। चौथा क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब सर्कल के अंदर अगर चले गए तो वो टेंजेंट तो हो ही नहीं सकती, वो तो फिर सेकंड कहलाएगी, ठीक है। तो हमें सही, हमें गलत वाले ऑप्शन को चुनना था, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, लेकिन हमें चुनना इसी को है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझिए, ठीक है। आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और सुनते रहिए, आप के पेपर आने वाले हैं, बहुत ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 7n-4। अब nth टर्म होता है हमारा an, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस d होता है, जो कि खुलता है हमारा a2 -a1 से। अब a2 के लिए आपको n की वैल्यू, आप पहले a2 और a1 निकाल लेते हैं। तो a1 क्या होता है, जहाँ पे n लिखे वहाँ पे 1 रख देना। तो 7 इंटू 1 -4, तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 7 -4, तो हमारा a1 आ गया 3। इसी तरीके से a2 भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रख देंगे। 7 2 14 -4, कितना आ गया हमारा 10। अब हमें निकालना था d, तो d हमारा हो जाएगा, a2 की वैल्यू है 10, पहले d ये रखना है, फिर a1 की वैल्यू है 3, ठीक है। तो 10 -3 कितना हो गया, 7। ऑप्शन देखेंगे, 7 को चुन लेंगे, जल्दी में इसको नहीं चुन लेना, इसको 7 को चुन लेना। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक आपके पास कोन है, राइट सर्कुलर मतलब ऐसे राइट एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। उसका जो रेडियस है, एंड रेडियस ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर है, उसका जो रेडियस है, ठीक है, ईच 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, मतलब दोनों ही हमको 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, दोनों के ही। इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, हमें बतानी है देन हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट आपको सॉल्व करनी है, चलिए देखते हैं। तो पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, बिल्कुल सही सही। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर का होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। आर को चेंज नहीं करेंगे बिकॉज दोनों का रेडियस सेम है। सो 3 से 3 कैंसिल, बिकॉज सेम प्लेस पे है। पाई से पाई कैंसिल कर देना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एच, यहाँ बचा 4। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हुआ था आर स्क्वायर से, लेकिन आर क्यूब था, तो एक आर तो बचा हुआ है। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर,
क्या होती है, 5 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ऑप्शन देखा हमने बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको ये। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इन दिस नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, tan थीटा इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, यू हैव टू फाइंड 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, अब sin थीटा जो हमारा होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, हमने सबने पढ़ रखा है पीबीपी एचएचबी। तो ये जो हमारा पहला रेशियो साइन कॉस टेन, तो पी अपॉन बी होता है, तो पी ऊपर और बी नीचे। परपेंडिकुलर ये होता है और बेस हमारा ये होता है। अगर हम थीटा यहाँ से ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस हमारा 2, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, दिस इज 29। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो हाइपोटेनस आ गया 29। अब ये निकाला क्यों, क्योंकि हमें साइन का रेशियो चाहिए था, फिर कॉस का रेशियो चाहिए था, फिर साइन का रेशियो, फिर कॉस का रेशियो। तो साइन किसकी वैल्यू होती है, पी अपॉन एच। तो पी हमारा है वही 5, एच हमारा आ गया 29 रूट का। फिर कॉस होती है हमारी बी अपॉन एच, तो 2/29। नीचे भी सेम ही रेशियो आएगा, तो ये हो जाएगा 2/√29। सॉल्व करते हैं, 4 5 जा 20 प्लस 2, और दोनों का देखिए एलसीएम सेम है √29, उसको वही लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर से 4 5 जा 20 माइनस 2 अपॉन √29। सॉल्व करते हैं, 20 प्लस 2 हो गया 22, नीचे √29। नीचे आते हैं, 20 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 18 अपॉन √29। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फाइनली 22/18 बचा। ये दोनों ठीक है, ये ऊपर बचा ये नीचे। अब ये कैंसिल हो सकता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 1 जा और 2 9 जा, तो 11/9 इज द आंसर। तो 11/9 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक क्लियर होगा ये। आप इसको देख लीजिएगा, अगर आपको एक बार पे क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जिसको जो कोई तरीका सही लगे उस मेथड से आप करिए। इसके लिए बस आपको चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। अब आपको एक बात बताओगी, जो tan थीटा होता है वो रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस का। ठीक है, तो मैं इनको कैसे बना सकता हूँ, और हमें tan थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया है 5/2। अब हम कुछ इसका यूज करेंगे, जैसे पाइथागोरस ना लगानी पड़े। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं अगर पूरे को डिवाइड कर दूँ कॉस थीटा से, ठीक है, अब ऐसा होता है कि अगर आप डिवाइड करो तो सबको करना होता है। कहीं ऐसा आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं ऐसे ही अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जब साइन अपॉन कॉस आएगा तो हमें पता है क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा 1 बार, नीचे भी 4, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा 1 बार। अब देखो 4 tan थीटा की वैल्यू यहाँ है 5/2, वो रख देंगे प्लस 1, नीचे भी 4 tan थीटा की 5/2 माइनस 1, 2 से 4 कटेगा 2 2 जा 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 2 जा 4। अब बचा क्या, 2 5 जा 10 प्लस 1, और नीचे बचा 2 5 जा 10 माइनस 1। तो 10 प्लस 1 इज 11, 10 माइनस 1 इज 9। तो ये भी तरीका है आपका। आपको जब भी ऐसा 10 वाला क्वेश्चन दे और रेशियो यहाँ पे साइन कॉस पूछे, तो ऐसा हमारे पास हो जाता है अरेंजमेंट कि हम इसको कर सकते हैं। बस डिवाइड करनी पड़ेगी इक्वेशन को कॉस से। अब 10 की जगह अगर कॉट आ जाता है तो आपको उल्टा डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो रेशियो उल्टा हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को करते हैं। 7th, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, हमें एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पर एक टेंजेंट दे रखी है, यहाँ पे सेंटर बना रखा है, ये आपको एक लाइन दे रखी है। मैं आपको यही भी बता देता हूँ, यहाँ पर एंगल बनता है 90 का, क्योंकि जो हमारा रेडियस है, इसको रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। ठीक है, इनके बीच में 90 का एंगल बनता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक और रेडियस दे रखी है और यहाँ से हमें एक कॉर्ड दे रखी है। ठीक है, ये कॉर्ड,
जिसका नाम है पी क्यू। ओके, यहाँ पे टी दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी पी क्यू, अब टी पी क्यू की अगर बात करें हम, ठीक है, यहाँ देखिए टी पी क्यू मतलब ये पूरा एंगल, एंगल टी पी क्यू वो दे रखा है 110। ठीक है, आपको निकालना है ये वाला एंगल पी ओ क्यू। अब ये तब निकलेगा जब पहले ये बताओ, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, अगर हम पूरे 110 में से ये 90 माइनस कर दें। ठीक है, ये पूरे 110 में से यहाँ पे जो 90 बनता है उसको माइनस कर दें, तो यही तो बचेगा। तो हम बस ये निकाल लेते हैं एंगल। इस एंगल का नाम क्या है, ओ पी क्यू। ये देखिए ये वाला। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो हमारा है, ये वाला निकाल लेता हूँ मैं। तो ये निकलेगा ऐसे, टोटल में से 90 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा 20। ओके, अब ये 20 आ गया है, तो अब हमको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, तो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। और अगर दो रेडियस सेम होते हैं तो जो इसके एंगल होते हैं अपोजिट वो भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी से। तो जितना ये होगा उतना यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है यहाँ पे भी 20 एंगल आ गया, यहाँ भी 20 आ गया, ये निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देते हैं। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होगी हमारी, 20 प्लस 20 प्लस जो एंगल हमको चाहिए पी ओ क्यू, ये पी था, ओ था, क्यू था, तो पी ओ क्यू इक्वल टू 180। 20 प्लस 20 हो गया 40। पेपर में थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, स्पीड बना के हम करेंगे। यहाँ मैं समझा रहा हूँ लेकिन वहाँ आप कर लेंगे बस आसानी से। अब 180 माइनस 40 हो गया 140। सो इसका आंसर हो गया 140, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थ्योरम याद रखना कि आपका एक सर्कल पर अगर रेडियस है तो टेंजेंट के साथ वो कितने का एंगल बनाएगी, 90 का। टेंजेंट यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर टेंजेंट जो है ये है, और रेडियस हमारा यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा। ये बचा हुआ एंगल निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, टोटल 110 में से 90 माइनस कर दिया। ओके, और एक और थ्योरम आपको याद रखनी है, साथ साथ बता दे रहा हूँ, किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच सकते हैं, दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है, इस पर भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, और इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ रेडियस मिला देते हैं, ये बीच में इसको पॉइंट को जोड़ देते हैं, फिर दोनों क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 बनता है, रेडियस बराबर होते हैं, ये कॉमन हो जाता है, तो आर एच एस से दोनों हो जाते हैं, और सी पी सी टी से फिर इसको इसको बराबर आप बता देंगे। ओके, इसका प्रूफ आता रहता है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, a quadratic polynomial having zeros -5 √5/2 एंड +√5/2, इसका क्या होगा पॉलिनोमियल, आपने बताना है। अब पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हम लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे आपको दो चीज़ें जरूरत पड़ेगी, एक सम की और एक प्रोडक्ट की। सम किसका, जीरोस का, तो जीरोस क्या दिया है, ये और ये। ठीक है, तो सम हमारा जो होता है अल्फा प्लस बीटा, उसको हम निकाल लेते हैं। तो सम हमारा एक आएगा माइनस का √5/2 प्लस √5/2। अब प्लस माइनस कट जाता है तो कितना आ जाएगा, 0। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 5/2 माइनस का, और बीटा की वैल्यू है 5/2 प्लस का। तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट्स का नंबर आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब दो रूट के नंबर मिलते हैं तो सिंपल आपका नंबर बाहर आएगा 5/2, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटीज सॉल्व करके आ गया। ठीक है, अब पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, जब जीरोस दिए होते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू x² माइनस सम तो आ गया 0 प्लस प्रोडक्ट अभी आया है -5/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आएगा x², ये टर्म तो 0 ही हो गया, प्लस माइनस माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 के x से कराई, 2x² माइनस 5/2 इक्वल टू 0, ये 2 यहाँ जाएगा, खत्म हो जाएगा। फाइनली आपका आएगा 2² माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन इसके मल्टीपल्स में जा रही है। तो अगर मैं इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8, और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 8x² माइनस 4 5 जा 20। ठीक है, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें
कोई के नंबर कांस्टेंट टर्म है तो 4 है, जो कि इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगी, बाकी में से कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी, ना ये ना ये ना ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो जब भी आपको जीरोस देता है तो आपको यही काम करना है, आपको सम और प्रोडक्ट को साइड में सॉल्व कर लेना है, और ये वाला फॉर्मूला जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा देना है, ठीक है। और सम और प्रोडक्ट यहीं पे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, तो पहले ही सम और प्रोडक्ट सॉल्व कर लेना साइड में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, यहाँ हमसे कह रखा है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 ऑब्जर्वेशंस। क्लास दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास पूछ रहा है। अब मीडियन क्लास के लिए आपको पता होना चाहिए, आपकी टेबल जो होती है हमारी, यहाँ पे हमारे पास होता है क्लास, एक जगह होती है फ्रीक्वेंसी। क्लास के देखिए 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, ये इस तरीके से। अब फ्रीक्वेंसी क्या देखिए 5, 9, 15, 10 और 6। देखिए जब भी कभी मीडियन पूछेगा और क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो तो आप क्या करेंगे, सी एफ बनाएंगे सबसे पहले। सी एफ कैसे बनती है, पहला फ्रीक्वेंसी पहले लिखा 5, फिर इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो 9 + 5 14, फिर 15 ऐड करेंगे तो 29, फिर 10 ऐड करेंगे 39, फिर 6 ऐड करेंगे 45। ओके, और यही हमारा टोटल भी होता है इसका एन जिसको बोलते हैं। ओके, लास्ट नंबर सेम आना चाहिए इसके टोटल के। तो अब कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास, तो हम सबसे पहले n/2 करेंगे। n हमारा एक ऑड नंबर है 45/2, तो ऑड नंबर में अक्सर एक 1 ऐड कर लेते हैं, वरना आप इसको भी करेंगे डिवाइड तो आपका आएगा 22.5। अब 22.5 जो हमारा है, ठीक है, ध्यान से देखना, 22.5 इससे बड़ी वैल्यू आप अपनी टेबल में देखते हैं तो वो भी सी एफ को, तो सी एफ में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो देखिए, सी एफ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब 22.5 से बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी नहीं, 22.5 से बड़ी वैल्यू वो कौन है हमारी 29, ठीक है। हमेशा यही करना है आपने, n/2 करना है, n/2 जो भी मिलेगा नंबर, वो नंबर आपने सी एफ में देखना, उससे बड़ा नंबर या एग्जैक्ट आ जाए तो एग्जैक्ट वाले को ले लेते हैं, बट यहाँ पे बड़ा नंबर है तो 22.5 से बड़ा नंबर 29 है, हम इसको ले लेंगे। इससे ऊपर वाले को सी एफ बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। एफ इसको बोलते हैं जो हमारे ये है, ठीक है। एल इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो पूछिए हमसे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जल्दीबाजी में इसको मत लिख देना, अपर लिमिट हमारी 30 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 30। सो हमारा 30 आंसर ऑप्शन में है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं आप, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो यू कैन आस्क, ठीक है, और कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है तो वो भी मैं कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, O is the point of intersection of two chords AB and CD। O हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, और हमें दे रखा है BOC, BOC की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 80 डिग्री। OA इक्वल टू OD दे रखा है, तो OA और OD बराबर दे रखे हैं, ठीक है। अब OBC एंड ODA, ओके, आर, देन ODA एंड OBC आर, जो ODA है और जो OBC है ये दोनों ट्राइंगल, ODA और OBC ये ट्राइंगल कैसे होंगे, देखिए ये साइड बराबर है तो हमको पता है कि इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। मान लो इसको ये x हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा। ये 80 है तो यहाँ भी एंगल आ जाएगा 80 बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, दो एंगल, तो यहाँ भी 80 आ जाएगा। अब तुम्हें एक थ्योरम पता होगी, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब हम किसी आर्क से, जैसे ए और सी, ये देखिए एक आर्क है ये, इससे जो एंगल बनाते हैं सर्कल पे, और इसी से हम दूसरी जगह पे भी एक एंगल बनाते हैं किसी पॉइंट पे सर्कल के, तो वो जो एंगल होता है वो बराबर होता है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x ही होगा, तो ये दोनों एंगल x हो जाएंगे। ऐसे ही नीचे से देखो, यहाँ पे d और b वाले पॉइंट से इसको उल्टी तरफ से देखो, यहाँ से जो एंगल बन रहे ये और ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जितने भी हमारे एंगल होंगे। देखिए अगर ये x है तो यहाँ पे भी x बनना था,
और यहाँ पे भी क्या बनेगा, x ही बनेगा। तो सारे एंगल ये वाले और ये वाले बराबर आ गए, ये आपस में बराबर आ गए। तो कोई दो एंगल बराबर है, ठीक है, दो साइड बराबर है, तो ये हमारा सबसे पहले तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया, ठीक है। साथ साथ दो एंगल बराबर होने की वजह से ये बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये सिमिलर भी हो जाएगा, ओके। कोई भी दो एंगल ट्रायंगल में मिल जाते हैं तो ये सिमिलैरिटी एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आइसोस्केलस प्लस सिमिलर, तो आइसोस्केलस एंड सिमिलर, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो प्लीज पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसके हमारे रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इक्वल। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखें, इरेशनल वर्ड भी आ चुका है, तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे ऐसे सॉल्व, या कोई और मेथड अगर हम देखें तो उससे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये माइनस बी की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 ठीक है, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ भी a होता है ये, और c हमारा हो गया -1 अपॉन 2a, -1 प्लस माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस 4 1 4 अपॉन 2, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अब आपके जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं -1 प्लस -1 प्लस √5 अपॉन 2, -1 माइनस √5 अपॉन 2। अब दोनों ही नंबर हमारे एक कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल है और अलग अलग हैं, क्योंकि एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, तो इरेशनल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि अक्सर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको सॉल्व करने लगते हैं, क्योंकि वो भी कंडीशन होती है ना, इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलने लगते हैं। बट उसका ऑप्शन देखिए, अगर हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग क्या होता है, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, तो बन जाता 5, और 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये होता है हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट हमें कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे रियल एंड इक्वल है जो कि बराबर इक्वल टू 0 पे आ जाता है, रेशनल और डिस्टिंक्ट आ रहा है। तो इसके लिए मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ा और दोनों हमारे जो रूट निकल के आए उनको जब हमने चेक किया उसके अंदर रेशनल नंबर मिल रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए को चुन लिया, ओके। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया है और 3 tan थीटा की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो 3 इंटू 10 इन प्लेस ऑफ थीटा हमें 30 डिग्री रख लेना है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ओके। तो 3/√3 हमारा फाइनली आया है, जो कि ऑप्शन में है सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर 396/7 पूछा है हमसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पीएसए ऑफ हेमिस्फेयर पहले आपको पता होना चाहिए, वो होता है हमारा
3πr²। ओके, क्योंकि हमारा सी एस ए पूछे तो ये वाला हिस्सा होता है, लेकिन टी एस ए में हमें इसको सर्कल को भी ऐड करना पड़ता है, तो टोटल हो जाता है 3πr²। ओके, अब पहले हम वॉल्यूम सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, 2/3πr³ 396/7। 2/3 पाई की वैल्यू 22.7, r³ 396/7। r³ को यहीं रहने देते हैं, 396 के पास में 7 से 7 पहले कट कर लेते हैं, क्योंकि सेम प्लेस पे 3 यहाँ डिवाइड से ऊपर जाएगा और 22 और 2 नीचे आ गए। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 1 जा, यहाँ बचा 1, क्योंकि 3 से 2 जाता है 1 बचता है, 1 आगे चला जाता है। 1 और 9 19, 2 के टेबल में 2 9 जा 18, फिर से 19 में से 18 गया, 1 बच गया, आगे चला गया, और 3 8 जा 2 8 जा सॉरी 2 8 जा 16, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर कट करते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, इसको कट करते हैं, 2 9 जा 18, 1 बच गया, 2 9 जा 11 से 99 कट ही जाएगा, 11 9 से 99। ठीक है, अब ये क्यूब था r³, बाद में नंबर क्या बचा 3 इंटू 9। अब क्यूब हटता है तो आता है क्यूब रूट। ठीक है, अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 9, तो 3 का पेयर मिल गया, क्यूब रूट में 3 का पेयर चाहिए होता है, और 3 बाहर आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब हमें आसानी से इसका टी एस ए निकाल देंगे, तो 3 पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू आ चुकी है 3 स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और यहाँ 22 3 ज़ा 66, और यहाँ पे 9। अब 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54 प्लस 5 59 अपॉन से। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये ऑप्शन में है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आप कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, गलत नहीं करना है बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। A bag containing 24 balls, 4 are blue, 11 are green, rest are white। टोटल बॉल है हमारी 24। ठीक है, जो ब्लू बॉल है वो है हमारी 4, ग्रीन बॉल है वो है हमारी 11, और वाइट बॉल है हमारी बची हुई, मतलब x मान लेते हैं। एक बॉल रैंडमली निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है वाइट बॉल होगी। ठीक है, तो पहले वाइट बॉल पता चले तभी हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी PE फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, तो फेवर में वाइट बॉल चाहिए, टोटल तो नीचे 24 आ ही जाएगा, तो फेवरेबल बॉल निकालेंगे कैसे, वो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है टोटल कैसे बना होगा, ब्लू बॉल जो कि 4 प्लस ग्रीन बॉल जो कि 11 प्लस वाइट बॉल जो कि x मानी, इनको मिला के बनेगा टोटल 24। अब 4 प्लस 11 हो गया हमारा 15 प्लस x इक्वल टू 24। 15 इस तरह आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 24 माइनस 15। ठीक है, तो 24 माइनस 15 करेंगे तो हमें आ जाएगा यहाँ पे कितना, ये आ जाएगा 9। सो हमारा 9 आ गया है, तो वाइट बॉल कितनी आ गई हमारी 9, तो यहाँ पे रख देंगे 9, क्योंकि फेवर में हमें 9 चाहिए होता है। अब कट कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, सो 3/8 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बस बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या रखा है हमसे, द पॉइंट ऑन x एक्सिस नियरेस्ट टू -4, 5। अब इसके लिए इसका ग्राफ हम बना देते हैं, कौन सा x एक्सिस के ज़्यादा पास में होगा, ग्राफ से आसानी समझ में आएगा। पहले हम बनाते हैं इस पॉइंट को -4, -5। -4, -5 क्या है हमारा, देखिएगा दिस इज 0, x भी माइनस का है जो कि जिसकी वैल्यू -4 तक गई है, y भी माइनस का है, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ से x एक्सिस आया, यहाँ से y आया, यहाँ पे कहीं बन जाएगा हमारा -4, -5। अब इसने पूछा है द पॉइंट ऑन x एक्सिस नियरेस्ट टू -4, तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट, x एक्सिस ये है, ये वाला पास में होगा। तो देखिए ये डिस्टेंस देखना, ये हमारी है 5 यूनिट,
ये कैसे पता चलता है कि 5 यूनिट है? तो इसके सामने देख लिया करो, ये डिस्टेंस यहाँ से ये 5 है, तो ये सामने भी पैरेलल डिस्टेंस 5 होगी। यहाँ देखिए ये हमारी 4, तो ये भी हमारी 4 डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो एक्सेस पे जो पॉइंट होगा पास में, वो हमारा होगा ये वाला, क्योंकि ये 4 यूनिट को डिस्टेंस कर रहा है, 4 यूनिट दिखा रहा है, और ये वाला हमारा 5 यूनिट को दिखा रहा है। तो पास वाला बताना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 4 यूनिट वाला। ठीक है, अब हमें, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एक्सेस है, देखना ध्यान से, वो नेगेटिव साइड है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्स वाला जो पॉइंट आ रहा था यहाँ से, -4, -5 से, यहाँ से जो आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाली तो हमारी हो ही गई थी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही थी वो आ रही थी -4, 0। -4, 0 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पे बताना था। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक्स एक्सिस पे जब भी पॉइंट पूछेगा तो वहाँ एक्स कुछ ना कुछ होगा और वाई क्या बन जाएगा? 0। ओके, सो बस ये आंसर हो चुका है, -4, 0। नेक्स्ट, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो क्लियर कर लेना, ठीक है, मुझे कमेंट्स में बता के मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आपसे पूछे कि कौन देता है। देखिए, मीन भी हमें एक एवरेज निकाल के देता है, रेंज तो हमारा रेंज होता है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, मोड जो हमारी बार बार फ्रिक्वेंसी आती है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अकरिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है। बट जो मीडियन होता है, मीडियन वो हमारा सबसे ज़्यादा मिडिल मोस्ट वैल्यू को देता है। तो आपका जो आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग, वो मीडियन ही होगा। जब भी आपसे पूछे कि कौन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मिडिल मोस्ट वैल्यू देता है, तो आप मीडियन निकालेंगे। किसी न्यूमेरिकल में मिडिल वैल्यू पूछता है तब भी आप मीडियन ही निकालेंगे। ओके, क्लियर रखना इस बात को। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स 2, -3, 5, 6 इन रेशियो 1:2, पॉइंट इज। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स पॉइंट ए हमारा 2, -3, बी हमारा 5, 6, ये ए हो गया और ये बी हो गया। एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है 1:2 में, और एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं x, 0। अब हमें ये पॉइंट बताने हैं, तो देखिए सेकंड पॉइंट 0 होगा, ये तो हमारा होता ही है। एक्स की वैल्यू हमें बेसिकली निकालनी है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ये आंसर हम पहले ही हटा देंगे, क्योंकि इस आंसर में वाई की वैल्यू दी है और इसमें दोनों दे रखी है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगी, एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। अब देखते हैं हम क्या होगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए जो वैल्यू 0 होती है ना, इधर ये 0 हो गई, हम x की वैल्यू निकालेंगे, x का फॉर्मूला लगा के। तो x बराबर होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 कौन है? m1 m2 हमारे रेशियो हो गए, ठीक है, और x1 हमारा ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। रख देते हैं वैल्यू, x की वैल्यू तो x ही रखनी है, बिकॉज x पे देख रहे हैं। m1 हमारा 1 है, ठीक है, x2 हमारा यहाँ पर 5 है, m2 हमारा 2 है, और x1 हमारा 2 है, डिवाइड बाई 1+2। तो 5 1 5, 2 2 4 अपॉन 3, 5 + 4 9 हो गया, 9/3 कट करेंगे तो 3 आ गया। तो हमारे जो आंसर आएगा 3, एक्स की वैल्यू आ चुकी है, वाई तो 0 ही होता है एक्स एक्सिस पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रखा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल कार्ड। अब यहाँ पे क्या रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। पहली बात तो फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। फेस कार्ड्स हमारे होते हैं टोटल 12, ठीक है। अब फेस कार्ड में होते कौन कौन फेस है? किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। तो ये 3 होते हैं एक सूट, एक उसके, ऐसे ही 3 हमारे होंगे स्पेड के, ऐसे ही 3 होंगे हमारे क्लब के, ठीक है, 3 होंगे हमारे नेक्स्ट के, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, 3 हमारे ऐसे डायमंड के हो गए, ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, दोनों रेड होते हैं, और ये हमारा स्पेड हो गया, और ये हो गया हमारा क्लब। अब देखिए ये दोनों ब्लैक होते हैं, ये तो हमको चाहिए नहीं, तो ये 3 3 हट गए, बचे कितने? 6। तो 6 फेस कार्ड, इसने बोला है रेड कार्ड चेक कर लेना, ऐसे अगर नॉर्मल बोलते तो 12 होते, बट इसने क्या कहा है? रेड
फेस कार्ड चाहिए। रेड फेस कार्ड कितने हुए 6 और टोटल है 52। कट करेंगे टोटल, क्योंकि एक पूरे जो हमारा होती है प्लेइंग कार्ड के उसमें टोटल 52 होता है, तो कट कर देंगे। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 1 बचा, 2 6 ज़ा, तो 3/26 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये हमारे हैं assertion रीजन। assertion रीजन के आपके ऑप्शन पता होते हैं, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, HCF of any two consecutive even natural number is always true. Even natural number are divisible by 2. तो देखिए, अब जैसे मान लो मैं कोई दो नंबर ले रहा हूँ जो कि इवन भी है और कॉन्जिक्यूटिव भी है, जैसे 2 और 4 इवन भी हैं और लगातार आ रहे हैं, ऐसे 4 और 6। अब इनका HCF निकालते हैं, तो 2 का अगर हम HCF निकालें और 4 का HCF निकालें, तो देखिए इसका HCF यहाँ 2 ही मिलेगा। 4 का निकालते हैं तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, और 6 का निकालते हैं तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो यहाँ पे भी कॉमन नंबर 2 ही मिल रहा है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इनका जो HCF है वो 2 ही आ रहा है। अब इवन नंबर आर नंबर डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ इवन नंबर हमारे 2 से डिवाइड होते हैं। HCF से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये जस्ट डेफिनेशन बता रखी है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं, कोई भी नंबर ले लो आप, वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। ऊपर HCF की बात थी, बातें दोनों सही है, बट वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब कहीं आपको कंफ्यूजन में आप ए कर दें तो आपको गलत हो जाएगा, बहुत बार ऐसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ इसमें भी HCF से रिलेटेड कोई चीज टर्म होता है, HCF बोलते हैं, तो हमारा होता है, लेकिन हमारा ये इसमें बात करिए HCF की, इसमें बात करिए जनरल इवन नंबर डिवाइड होता है 2 से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 20। assertion, if the radius of sector of circle is reduced to its half and angle is doubled, then perimeter of sector remains the same. अब देखिए पेरीमीटर की बात करी गई है यहाँ पर सेक्टर के, ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर एक सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एंगल होता है, ये हमारे रेडियस होते हैं। जब पेरीमीटर बोले सेक्टर का, ठीक है, हमेशा याद रखना यहाँ पर हमारा क्या होगा, रेडियस, क्योंकि पेरीमीटर होता है आउटर लेंथ, तो रेडियस प्लस आर्क लेंथ, ये है आर्क, तो आर्क लेंथ होती है θ/360 2πr, इसको जोड़ के बनता है, तो r प्लस आर हो गया 2r, θ/360 2πr हमारा ये जनरल पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर रेडियस को हाफ कर देते हैं, तो जो रेडियस था उसको हम हाफ कर देंगे r/2, ठीक है, और थीटा को डबल कर देते हैं, थीटा हो जाएगा 2 थीटा। तो क्या ये पेरीमीटर सेम रहेगा, तो चेक कर लेते हैं। तो अगर रेडियस को हाफ कर दें, इसी में रख देता हूँ मैं, ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया था, 2 रेडियस को हाफ कर दिया r/2 प्लस थीटा जो था हमारा उसको डबल कर देंगे, तो 2 θ/360, आगे 2 पाई आर का हाफ कर देंगे तो r/2, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आर को r/2 किया और थीटा को 2 थीटा कर दिया। कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा r, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको कर रहा हूँ मैं कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे θ/360 ये अभी भी 2 पाई आर ही दिख रहा है। तो अगर हम ऊपर देखें और इसको नीचे को देखें, तो यहाँ 2r तो दो क्या कहते हैं, यहाँ पे 2r लिखा है, यहाँ पे r है, यहाँ θ/360 2 पाई आर है, यहाँ भी θ/360 2 पाई आर है, तो सब कुछ सेम है, बट यहाँ डबल आर था, यहाँ सिंगल आर है, तो यहाँ पे चेंजेस आए हैं, इस वजह से हमारा एसर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एसर्शन गलत है तो रीजन ऑब्वियस है, सही होगा, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पे क्या कहा है, द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग अ एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पूरे सर्कल की बात कर रखी है और यहाँ पर एक एंगल थीटा है, आर्क लेंथ बतानी, सिर्फ आर्क लेंथ बोल रहा है, पेरीमीटर नहीं बोल रहा है, ओके। जब पेरीमीटर बोलेगा तो रेडियस ऐड करेंगे, हमेशा याद रखें ये बात, छोटी सी कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर बच्चों को और बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनकर तैयार होती है वो सामने। तो हमारा जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 2 पाई आर। अब यहाँ बोल रहा है वो होगा θ/180 आर पाई, ठीक है, पाई आर। तो अब चेक कर लेते हैं, 2 से अगर हम कट करेंगे तो ये 180 तो आएगा, तो ये आपका θ/180 पाई आर, तो बिल्कुल सही है हमारा रीजन। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमारा एसर्शन गलत होता है और रीजन सही होता है, उसको हम यहाँ पे चुन लेंगे, ओके। सो ये थे हमारे
20 एमसीक्यूज जो कि हमने करे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आस्क इन क्वेश्चन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू। और चलिए आप सभी वीडियोस को देखिए। ठीक है, बाय।